डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया हैं, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, पिछला जो हमारा लेक्चर था वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, या फिर दोनों है क्या। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था इकोनॉमिक्स का। आज हम चालू करेंगे सेकंड चैप्टर, जिसका टाइटल है इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। यानी कि जो अर्थव्यवस्था होती है उसकी मुख्य समस्याएं क्या होती हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको एक बार फिर रिमाइंड कर दूं कि हमारा इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज बीएसटी, ठीक है, बैच चालू हो चुका है। एक बैच मॉर्निंग में है, एक बैच हमारा इवनिंग में है, ऑफलाइन बैच है, ठीक है। पूरी फीस है 4500 प्लस आपको नोट्स दी जाएंगी, ठीक है ना। ये हमारी फीस है, यानी दो सब्जेक्ट आपको पढ़ाई जाएंगी, साथ में नोट्स भी रहेंगी। 4500 आपकी फीस रहेगी। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। 9685012593 पे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि मीनिंग और डेफिनेशन क्या है इकोनॉमी की, ठीक है ना। यानी कि मीनिंग क्या होती है हमारी इकोनॉमी की और डेफिनेशन, तो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले, इकोनॉमी इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। कहता है कि इकोनॉमी जो होता है, जो भी चीजें आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी चीजों का आप प्रोडक्शन कर रहे हो, उत्पादन कर रहे हो, तो उन सब यूनिट्स का क्या होता है, ये कलेक्शन होता है, यानी कि टोटल होता है, ठीक है। विच आर सिचुएटेड इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन, जो कि किसी एक खास निश्चित क्षेत्र पे क्या होता है, स्थापित होता है। सिंपल तरीके से समझो, जैसे मान लो मैं कहता हूं भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एक जियोग्राफिकल रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक निश्चित क्षेत्रफल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं, सिचुएटेड है, ठीक है ना, तो वो सब मिल करके जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसका जो टोटल होता है, जो कलेक्शन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम सब भारतवासी मिल करके जितनी भी चीजों का उत्पादन कर रहे हैं, उन सब का टोटल क्या कहलाता है, इकोनॉमी कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गई। अब ए के ब्राउन की डेफिनेशन है, ठीक है। ए के ब्राउन ने क्या डेफिनेशन दी है, द वर्ड इकोनॉमी इज मोस्टली यूज फॉर सच अ सिस्टम, कि जो इकोनॉमी शब्द है ना, एक ऐसे सिस्टम के लिए यूज किया जाता है बाय विच पीपल अर्न देयर लिविंग, जिसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, अपनी जीविका अर्जन करते हैं, यानी कि वो अपने जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ कमाते धमाते हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा मतलब इन्होंने दिया हुआ है कि इकोनॉमी का मतलब क्या है, एक ऐसे सिस्टम से होता है जहां पे पीपल अर्न देयर लिविंग, कि लोग अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ पैसे रुपए कमाते हैं। तो ये इन्होंने सिंपल सी डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब चलिए देखते हैं कि इकोनॉमी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स में देखो, सबसे पहले क्या कहता है, एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स। एग्रीगेट का मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसका मतलब होता है टोटल, ठीक है ना। तो कहता है ये व्यक्तियों का ना समूह होता है, एग्रीगेट होता है, टोटल होता है, ठीक है। तो क्या कहता है कि मतलब कोई भी इकोनॉमी है, जैसे कोई भी अर्थव्यवस्था है, वो ह्यूमन से मिलकर के बनती है, ठीक है, वो ह्यूमन से मिलकर के बनती है। और ये ह्यूमंस क्या करते हैं, एक सोसाइटी को फॉर्म करते हैं, ये एक सोसाइटी बनाते हैं, एक समाज का निर्माण करते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक देश का निर्माण होता है। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में ह्यूमन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग सोसाइटी फॉर्म करते हैं, सोसाइटी आपका आधार होता है, कम्युनिटी कह सकते हो, बेस होता है। तो इन्हीं सब लोगों का जो इंडिविजुअल्स हैं, जो किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, इन्हीं सबको जब काउंट किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल्स कहते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई, कि मान लो कि एक क्षेत्रफल है, इतना बड़ा कोई देश है, गोल गोल, ठीक है ना, मतलब कि राउंड राउंड में एक देश हो गया। अब यहाँ पे जो ह्यूमंस रह रहे हैं, ये कोई ना कोई कम्युनिटी है, कोई ना कोई सोसाइटी है, उसको फॉर्म कर रहे हैं। तो ये सब मिल करके क्या करते हैं, एग्रीगेट बनाते हैं, टोटल बनाते हैं, मतलब हमारे समाज का निर्माण करते हैं, और एक किसी एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं। तो पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो गई कि कुछ ह्यूमन बींग्स होंगे, वो सोसाइटी को फॉर्म करते हैं, और यही सभी सोसाइटी के लोग मिलकर क्या करते हैं,
एक देश का निर्माण करते हैं, और जो इस देश के अंदर रहते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो पूरे के पूरे इंडिविजुअल मिलकर क्या करते हैं कि इकोनॉमी को फॉर्म करते हैं। तो एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल का मतलब यही होता है। ठीक है, जैसे हम सब भारतवासी मिल करके अपने देश का निर्माण कर रहे हैं, तो हम एग्रीगेट कहलाएंगे। इंडिविजुअल्स का देखो एग्रीगेट लिखा है, यानी लोगों का समूह कह सकते हो सिंपल भाषा में। ठीक है, लोगों का समूह कह सकते हो। सेकंड देखो है लिमिटेडनेस ऑफ रिसोर्सेज है। क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में ही दिया हुआ था कि वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज बट वी हैव अनलिमिटेड डिमांड्स, कि हमारे पास संसाधन सीमित हैं लेकिन हमारी जरूरतें क्या हैं, वो सब असीमित होती हैं। ठीक है, तो क्या कहता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था हो, भले ही वो डेवलप्ड है, ठीक है ना, अंडर डेवलप्ड है, या फिर डेवलपिंग में आती है, ठीक है ना, कोई भी अर्थव्यवस्था हो, हर एक इकोनॉमी में संसाधन सीमित ही होते हैं। ठीक है, और उन सीमित संसाधनों को ऐसे बांटा जाता है कि सभी की सभी जरूरतों को पूरा किया जा सके, यानी हमारे देश जितने लोग हैं उन सब की जरूरतों को हम क्या कर सकें, पूरा कर सकें। इसीलिए इकोनॉमी का अध्ययन भी किया जाता है। अगर संसाधन सीमित नहीं होते तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की जो समस्या है, यानी कि संसाधनों को बंटवारा कैसे किया जाए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज यानी कि संसाधनों को बांटा कैसे जाए, ये तो समस्या ही नहीं उत्पन्न होती। और अगर ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होती तो हम लोग अर्थव्यवस्था की स्टडी ही नहीं करते, फिर हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते ही नहीं। ठीक है, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गई इसकी, कि हमारे पास संसाधन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, समझ गए। चलो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन। आप जो चीजें कंज्यूम कर रहे हो, आप जो चीजें खा रहे हो, उन सब का उद्देश्य क्या होता है कि हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं हम उनको क्या करें, पूरा करें। और ये आप कैसे पूरा कर सकते हो, जब आप इकट्ठे होकर के, ऑर्गेनाइज होकर के, एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज होकर के चीजों का इस्तेमाल करोगे, ताकि प्रेजेंट जनरेशन और जो फ्यूचर जनरेशन है, ठीक है, जो प्रेजेंट जनरेशन है और फ्यूचर जनरेशन है, हम दोनों की जरूरतों को क्या कर सके, पूरा कर सके। इसीलिए अब देखोगे एक वो आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। ठीक है, कि भाई आप तो अपनी जरूरतें पूरी ही करो, वर्तमान समय की जो जनरेशन है उनकी जरूरतें पूरी होनी ही चाहिए, साथ ही साथ में जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी जरूरतें क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। तो कहता है कि जो हमारे पास चीजें हम उनको कंज्यूम करेंगे, तो आपको ऐसे कंज्यूम नहीं करना कि सब खत्म ही कर देना है, भविष्य के लिए कुछ बचे ही नहीं। एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करना है, फिर उसके बाद चीजों को क्या करना है, खत्म करना, कंज्यूम करना है। ठीक है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा करके रखना होता है। चौथा इसे कैरेक्टरिस्टिक जो क्या है, वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो चेंज होती रहती, वेरी करता रहता है ना, यानी कि बदलाव, बार बार ये क्या होता है, बदलता रहता है। तो देखो सिंपल सा मतलब है कि कोई भी अर्थव्यवस्था है हमेशा एक समान नहीं रहती है, कोई भी अर्थव्यवस्था स्टैटिक नहीं होती है, उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट चेंज। ठीक है, कि जो हमारी अर्थव्यवस्था वो क्या होती, चेंज होती है। रीजन क्या है, हम ह्यूमंस हैं, हमारी जरूरतें, हमारी कह सकते हो कि नीड जो होती हैं वो समय के हिसाब से क्या होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। इसीलिए समय समय पे अर्थव्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलता रहता है। एक सिंपल से एग्जांपल ले लो, आजादी के टाइम पे हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं थे, हम डेवलप नहीं थे, है ना। उस समय हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बैकवर्ड थी, पिछड़ी अर्थव्यवस्था मानी जाती थी। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, आज 75 साल हो गए हैं हमें आजाद हुए। ठीक है, 75 से ज्यादा ही हो गए हैं, एक रफली नंबर बता रहा हूँ। अब हम बैकवर्ड से डेवलपिंग में आ गए हैं। ठीक है, अब हम बैकवर्ड इकोनॉमी से किस में आ गए हैं, डेवलपिंग में आ गए हैं। धीरे धीरे 10-15 साल बाद हमारी इकोनॉमी कैसी हो जाएगी, डेवलप्ड हो जाएगी, जैसे यूएस और कनाडा, फ्रांस, जापान की है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा, बदलाव देखने को मिल रहा है। तो कोई भी अर्थव्यवस्था कभी भी स्टैटिक नहीं रहती, एक समान नहीं रहती है, उसमें समय समय पे बदलाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, अगर आपने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो मैंने फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमी का पूरा एक्सप्लेन किया हुआ प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अगर लेक्चर पसंद आया दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपके जो साथी लोग हैं ना, जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपको उन्हें भी क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखिए और पढ़ाई जारी रखिए।